पहले हम जो है वो क्विकली ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो कैपेबल होंगे इम्प्लीमेंट करने के डिसीजन को यूजिंग इफ स्टेटमेंट्स के। उसके अलावा आप जो है कंपेयर कर सकेंगे इंटीजर को, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को और स्ट्रिंग्स को। उसके अलावा आप जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन को लिख सकेंगे। देन आप जो है वो यूज़र की इनपुट को भी वैलिडेट कर सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ़ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होती है जब आपने कोई डिसीजन लेना होता है। जब भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके बाद जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। अदरवाइज क्या होती है कि वो अनदर जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होती है। मीन कि अगर आपके पास एग्जांपल ये है कि आप किसी चौक में खड़े हुए हैं तो वहाँ से जो है वो आगे दो तरफ रास्ता जाता है, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। और आपने जो है वो डिसाइड करना है ये राइट साइड पे जाना है या लेफ़्ट साइड पे। मीन्स या तो आप राइट साइड पे जा सकते हैं या लेफ़्ट साइड पे जा सकते हैं। एट ए टाइम दोनों साइड पे आप नहीं जा सकते, इसलिए आपने जो है वो डिसाइड करना होगा। तो बेसिकली यही चीज़ हम जो है वो प्रोग्रामिंग में इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं, मीन्स के डिसीजन लेते हैं। इसके बाद हम जो है वो फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक फ्लोर है और उसकी जो वैल्यू है हमने ये चेक करना है कि उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 13 है या नहीं है। मीन जो फ्लोर ग्रेटर देन 13, ये जो है वो ये हमारी कंडीशन है। अगर या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। हमारे पास दो ही ऑप्शन है। फ्लोर एक हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो चेक कर रहे हैं कि वो 13 है, 13 से ग्रेटर है या नहीं। अगर वो ग्रेटर है तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू के केस में जो है वो एक्चुअल फ्लोर आ जाएगा, एक्चुअल फ्लोर वाली साइड पे आ जाएगा। तो एक्चुअल फ्लोर में हम क्या करेंगे, एक्चुअल फ्लोर में हम जो है वो फ्लोर -1 करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास ग्रेटर नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि हम जो फ्लोर है वो एक्चुअल फ्लोर को हम असाइन कर देंगे। मीन कि दो हमारे पास वेरिएबल हैं, हमने जहाँ फ्लोर की वैल्यू को चेक किया है और उसकी बेस पे हमने डिसीजन लिया। तो मीन जो डिसीजन है देन उसके बाद क्या हुआ, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स थी। तो हमारी स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू के केस में ये थी कि फ्लोर में से सब्ट्रैक्ट करना है 1 को। और अगर फॉल्स के केस में क्या वो हमारे पास स्टेटमेंट थी कि हमने जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं करना, डायरेक्टली वो वैल्यू असाइन कर देंगे। तो मीन इस तरह हम जो है सिंपली डिसीजन ले सकते हैं। हमारे पास जो है वो डिसीजन के लिए हमारे पास डायमंड का सिंबल होता है और ट्रू और फॉल्स हमारे पास जो होते हैं वो प्रोसेस होते हैं। राइट साइड पे भी जो है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, लेफ्ट साइड पे भी। तो मीन या तो ट्रू होगा या फॉल्स हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन अगर हम जो है वो इसका सूडो कोड देखते हैं प्रोग्रामिंग में, हम इसको किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर यूज़र जो है वो प्रोवाइड करता है 20 और हमने ये डिटरमिन करना है कि उसका जो एक्चुअल फ्लोर है वो कौन सा है। तो उस केस में क्या है, हम सिंपली जो है वो फ्लोर नंबर उसको प्रोवाइड करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो है वो इनिशियली हम एक्चुअल फ्लोर को हमने वैल्यू असाइन कर दी है 0। जब यूज़र से इनपुट लिया प्रोग्राम ने तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसकी वैल्यू चेक की। जो वैल्यू थी फ्लोर की हमने चेक किया, इफ़ फ्लोर ग्रेटर देन 13 है तो क्या हुआ, हमने एक्चुअल फ्लोर इक्वल टू फ्लोर -1। अगर वो वैल्यू 13 से ग्रेटर है तो क्या होगा, हमें जो है वो एक्चुअल फ्लोर मिल जाएगा। मीन्स कि हमारे पास जो है अगर एक्चुअल फ्लोर जो है वो ग्रेटर देन 13 है तो हमने क्या किया, हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और अदरवाइज क्या हुआ, हमने सिंपली वैल्यू असाइन कर दी। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमने एक्चुअल फ्लोर हमें जो चाहिए था वो 19 चेक करना था। तो हमारे पास जो एक्चुअल फ्लोर था वो 19 था और हम यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो थी 20। उस केस में क्या था कि अगर वो ट्रू होगा तो उस केस में क्या होगा कि वो 1 सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो बेसिकली ये पाइथन में लिखने का तरीका है कि हम पाइथन में जो है इफ़ स्टेटमेंट किस तरह लिख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दिस हम डिसीजन ले सकते हैं। सिंपल ये है कि हमने जो ना इफ़ का हमारे पास कीवर्ड है, एल्स का भी कीवर्ड है, और हमारे पास फ्लोर वेरिएबल है और वेरिएबल को हमने कंपेयर किया। हम जब भी हम कंपेयर करते हैं तो दो सेम टाइप के वेरिएबल को हमेशा कंपेयर करते हैं। तो फ्लोर भी हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल था और 13 हमारे पास ऑलरेडी इंटीजर टाइप की इंटीजर वैल्यू है। ट्रू हो गया तो फिर क्या हुआ, हमारे पास कॉलन लगाते हैं इसको ब्रेक करने के लिए। देन हम ब्रेक करके इसके अंदर जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो वो हमारे पास इंडेंट करके हम जो है वो उनको लिख लेंगे सेम लाइन में।
सेम सेम इंडेंटेशन पे। इसी तरह एल्स हम जो है लिखेंगे, एल्स के बाद हमारे पास क्या होगा, हम कॉलन डालेंगे और देन फिर हम जो है वो एक्चुअल फॉर जो भी हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमने लिखनी है हम उस तरह लिख लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे पाइथन में आपको पता है कि इंडेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जानना कि इफ का ब्लॉक जो है वो हमारे पास एक हमने इंडेंटेशन दी, मीन कि एक इंडेंट क्या होता है हमारे पास 8 स्पेसिस के इक्वल होता है। तो हमने जाना कि उसको इंडेंट कर दिया, तो उसके ब्लॉक के अंदर जो भी हम उसके बाद हम जो इंडेंट दे के हम वन इंडेंट करके जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो उसके ब्लॉक में कंसिडर होंगे। इसी तरह एल्स के केस में भी सेम होगा। सो अब जो है हमारे पास क्या होता है, टैब्स होती हैं। अब जो हम इसका एक्चुअल जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं कि पाइथन में किस तरह होता है। अब ब्लॉक स्ट्रक्चर कोड हैज द प्रॉपर्टी दैट नेस्टेड स्टेटमेंट्स आर इंडेंटेड बाय वन और मोर लेवल्स। अब इस केस में क्या है, हमारे पास जो है वो मैंने आपको बताया था कि हम इंडेंट कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गई है इफ के अंदर या एल्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो उसको इंडेंट कर देंगे। तो इसी तरह अगर आप देखें तो सिंपल हमारे पास क्या है, इफ टोटल सेल्स ग्रेटर देन 100, अगर टोटल सेल जो है वो ग्रेटर देन 100 है तो क्या हो, ये तीन लाइन हमने जो है ना, ये तीन स्टेटमेंट्स हमने हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसमें क्या है, डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट में क्या है, टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो उसका 0.05% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। और टोटल सेल्स माइनस डिस्काउंट, तो हमारे पास एक्चुअल जो है वो सेल्स आ जाएंगे। और फिर हम जो है वो हमारे पास क्या होगा कि हम अगर हमने चेक करना है कि हमें कितना डिस्काउंट मिला है तो हम उसकी बेस पे डिस्काउंट हम प्रिंट कर देंगे, तो यूज़र को पता चल जाएगा कि उसको कितना डिस्काउंट मिला है। एल्स अगर जो है वो टोटल सेल जो है वो 100 से कम है तो उस केस में क्या होगा, 100 माइनस टोटल सेल्स हमने कर दी। अगर जो है वो डिफरेंस जो है वो 10 से कम है तो उस केस में क्या है, तो हम कहेंगे कि आप जो है कुछ और चीज़ें परचेज करो तो आप जो है एलिजिबल हो जाओगे 5% डिस्काउंट के लिए। अदरवाइज जो है वो आप जो है इतनी स्पेंडिंग करो तो आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप इनकी इंडेंटेशन लेवल देखें। सबसे पहले क्या है, हमारे पास इफ़ और एल्स स्टेटमेंट है वो उनकी जो इंडेंटेशन लेवल है वो है 0। देन उसके बाद जो हमारे पास ब्लॉक था इफ़ स्टेटमेंट के अंदर या एल्स स्टेटमेंट के अंदर, वो हमारे पास देखें इंडेंटेशन लेवल 1 है, मीन के सेम लेवल पे हैं। जो इफ़ के अंदर का ब्लॉक है और एल्स के अंदर का ब्लॉक है। अब उसके बाद अब हम हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, हमने वेरिएबल में असाइनमेंट की तो हमारे पास सेम लेवल पे आ गया। अब उसके बाद इन केस अगर हमें जो है वो दोबारा नेस्टेड डिसीजन लगाना पड़ता है, मीन्स कि इफ़ एल्स यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें क्या होगा कि हम आप अगर स्टार्ट करें स्टार्ट से देखें एल्स के बाद एल्स एल्स ब्लॉक के अंदर, उसमें क्या है, जो इफ स्टेटमेंट है वो सेम इंडेंटेशन लेवल पे है जो उसका ऊपर वेरिएबल यूज हो रहा है, जो ऊपर उसकी स्टेटमेंट है। लेकिन जब उस अब इफ के अंदर की बॉडी आएगी, जो इफ का ब्लॉक होगा, उसको क्या होगा, हम उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मीन कि अब जो इफ के अंदर का ब्लॉक है या एल्स के अंदर का ब्लॉक है, नेस्टेड इफ एल्स की बात कर रहा हूँ, नेस्टेड इफ एल्स के केस में क्या होगा, उसका ब्लॉक जो है वो क्या होगा, लेवल उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो अब वो क्या हुआ, वो लेवल 2 पे चला गया। तो बेसिकली इसी तरह अगर आपने इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स यूज करने हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास लेवल जो है इंक्रीज कर देगा, मीन कि एक इंडेंट लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो मीन कि वो उस ब्लॉक को वो फिर जो भी उस एक लेवल अप जो होगा जब उसका इंक्रीज होगा तो उसके अंदर जितना भी कोड होगा वो उस ब्लॉक का पार्ट होगा। इसी तरह आपने जो है वो क्या है, ब्रांचेस जो होती हैं हमारे पास, लेट्स सपोज जो हमारे पास कोड होते हैं, ये ब्रांचेस या इफ एल्स की जो ब्रांच है या जो ब्लॉक है, उसमें जो है वो डुप्लीकेशन को हमने रिमूव करना है। अब वो रिमूव कैसे करना है, लेकिन अब सबसे पहले देखते हैं कि डुप्लीकेशन आती कैसे। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं डुप्लीकेशन की, वो ये है, इफ फ्लोर ग्रेटर देन 13 तो एक्चुअल फ्लोर इक्वल टू फ्लोर माइनस 1, जो कि ऑलरेडी हमने एग्जांपल की हुई है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली प्रिंट कर दी उस वैल्यू को, एक्चुअल फ्लोर और उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। एल्स के केस में क्या हुआ, हमने फ्लोर को डायरेक्ट असाइन कर दिया और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें जो आउटपुट स्टेटमेंट है दोनों ब्रांचेस के अंदर वो सेम काम कर रही है, लेकिन ये एरर नहीं है। लेकिन हाँ,
ये जो है इस केस में ये जो है डुप्लीकेशन है। अब इस केस में प्रोग्राम तो करेक्टली काम करेगा, लेकिन क्या है कि ये जो है वो डुप्लीकेशन हो गया, मीन रिडंडेंसी आ गई। सो इस डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली अगर आप नीचे देखें कि फ्लोर ग्रेटर देन 13 है तो हम एक्चुअल फ्लोर की वैल्यू असाइन कर फ्लोर में से -1 करेंगे और एक्चुअल फ्लोर को असाइन कर देंगे। अदरवाइज जो है वो फ्लोर डायरेक्टली एक्चुअल फ्लोर को असाइन हो जाएगा। और जब एल्स ब्लॉक के बाद आएगा तो हमने उसको 1 टाइम प्रिंट कर दिया। अब हमारे पास दोनों ब्लॉक्स के अंदर या दोनों ब्रांचेस के अंदर वेरिएबल सेम है और उसको वैल्यू असाइन हो रही है। तो हम क्या करें, बजाय इसके कि हर ब्रांच के अंदर जो है वो एक्सप्लिसिटली उसको मेंशन करें, तो बेहतर ये है कि हम उन ब्रांचेस से बाहर आके इफ एल्स के ब्लॉक से बाहर आके उस वेरिएबल को प्रिंट करें, तो हमारी जो होगी वो डुप्लीकेशन जो है वो नहीं आएगी। इस केस में हमारी डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी रिमूव हो जाएगी। देन हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। तो अब उन देखते हैं कि ग्रेटर देन का साइन होता है हमारे पास। मैथ में भी उसकी जो है ना कि एक पाइथन में रिलेशनल ऑपरेटर है और मैथ में भी वही है। तो ग्रेटर देन का साइन जो है वो हमारे पास क्या है, राइट एरो जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होता है। और इसी तरह पाइथन में जो है वो मैथ में क्या होता है कि अब जब ग्रेटर देन इक्वल करते हैं तो वो ऊपर नीचे आ जाते हैं, लेकिन जब हमने पाइथन में यूज़ करना है तो ग्रेटर देन और इक्वल का साइन होगा। मीन कि वहाँ पे जो है वो अंडरस्कोर था ग्रेटर देन के नीचे, मैथ नोटेशन ये है। लेकिन पाइथन में जो है वो इस तरह नहीं होता। तो पाइथन में क्या है, हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स मीन कि इक्वल का साइन होगा जो कि ग्रेटर देन के बाद आएगा। इसी तरह जो लेफ्ट एरो है हमारे पास वो है लेस देन के साइन को डिनोट करता है। तो इसी तरह जब हमने लेस देन और इक्वल की कंडीशन अप्लाई करनी है तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले लेस देन का साइन आएगा फिर इक्वल का साइन आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों केसेस में जो इक्वल का साइन है वो राइट साइड पर रहेगा। तो मीन कि जब हमने लेस देन इक्वल करना है या ग्रेटर देन इक्वल करना है तो दोनों केसेस में हमेशा जो है वो इक्वल का साइन राइट साइड पर रहेगा। और अगर सिंपली इक्वल करना है तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास पाइथन में जो है वो डबल इक्वल यूज होता है और मैथ में सिंपल इक्वल होता है, लेकिन हमारे पास पाइथन में जो है वो डबल इक्वल होता है। पाइथन में सिंगल इक्वल जो है वो वैल्यू की इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, कि मीन्स असाइन करना, मीन असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स। इसी तरह नॉट इक्वल का साइन मैथ्स में उसकी नोटेशन क्या है, हम एक लाइन इक्वल्स में एक क्रॉस का सिंबल आ जाता है, सिंगल लाइन। लेकिन पाइथन में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है। मीन्स नॉट इक्वल का मतलब है इक्वल जो है, अब यहाँ पे देखें इक्वल इस पे भी राइट साइड पे है। तो इक्वल जब आप नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल या लेस देन और इक्वल अप्लाई करेंगे तो हमारे हमेशा जो है वो याद रखें कि इक्वल का जो साइन है वो हमेशा राइट साइड पे होगा। इसी तरह क्या हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर्स हैं और इसमें क्या है, हमारे पास दो स्ट्रिंग हमेशा तब इक्वल होंगी जब उनकी लेंथ और उनके जो करेक्टर्स का सीक्वेंस है वो हमेशा सेम होगा। अगर आप देखें फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन वेन, नेम 2 इक्वल टू जॉन वेन, तो आप देखें जो करेक्टर्स का सीक्वेंस है और उनकी जो लेंथ है वो दोनों सेम है, क्योंकि स्पेस भी जो है वो एक करेक्टर है। इस केस में अगर हम लेंथ चेक करें तो इसकी लेंथ है 10, तो जो दूसरा वेरिएबल है हमारे पास उसकी लेंथ भी 10 है। अगर कोई एक करेक्टर भी अगर वो चेंज है तो वो स्ट्रिंग जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। नीचे देखें नेम 1 इक्वल टू जॉन वेन, नेम 2 इक्वल टू जेन वेन। तो आप देखें ऊपर वाले में क्या था, हमारे पास जो सीक्वेंस था वो JOHN, नीचे वाले में सीक्वेंस क्या था हमारे पास JANA। तो मीन्स कि ANE और OHN ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स कि ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरह हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, अगर हमारे पास उसमें क्या है कोई एक करेक्टर जो है वो कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है तो वो दोनों भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो मीन्स अपर केस और लोअर केस डब्ल्यू, अगर आप देखें नेम 1 इक्वल टू जॉन वेन और वेन का W कैपिटल है और नेम 2 वेरिएबल के अंदर वेन का जो W है वो स्मॉल है,
तो ये कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू ये दोनों जो है आपस में सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो इक्वल्स वही होंगी स्ट्रिंग्स जो कि सेम सीक्वेंस में होंगी और उनका जो केस होगा वो केस भी सेम होना चाहिए। एक अपर में है करेक्टर तो दूसरी स्ट्रिंग का वेरिएबल भी वो वैल्यू भी या करेक्टर वो भी। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है और उनकी आगे वैल्यूज हैं। मीन्स हमारे पास सबसे पहले क्या है, 3 < 4। सो क्या है हमारे पास 3 को हम कंपेयर कर रहे हैं 4 से, 3 < और इक्वल्स। तो यहाँ पे क्या है, दो कंडीशनल ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। मीन के जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं या कंडीशन है जो या डिसीजन जो है वो दो ऑपरेटर्स की बेस पे हो रहा है। पहला है <, दूसरा है इक्वल्स। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो वो क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। इसी तरह एक और चीज़ है वो जो जहन में रखनी है आपने, वो ये है कि जो इक्वल का साइन होगा वो हमेशा राइट साइड पे आएगा। जो हमारे पास < का या < का साइन होगा वो हमारे पास होगा लेफ्ट साइड पे। तो नेक्स्ट क्या है आपने देखें, 3 < <4। तो क्या है, ये एरर है, ये साइंटेक्स एरर है, ये एक्सप्रेशन जो है वो इनकरेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 3 < 4। कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी, जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, फॉल्स। क्यों, 3 जो है वो < 4 नहीं है। ये जो है फर्स्ट कंडीशन का अपोजिट है, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी है, तो जो अल्टरनेट कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये फॉल्स होगी। 3 < 4 है, मीन्स आप ऐसे कहें, इफ 3 < मीन्स आप ऐसे कहें 3 < एल्स मीन ट्रू हो गया, एल्स फॉल्स। अब 3 जो है वो 4 से ग्रेटर नहीं है, तो इस केस में हमारे पास फॉल्स आएगा। इसके बाद हमारे पास कंडीशन है 4 < 4। तो क्या है, ये हमारे पास लेस देन की कंडीशन है, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड का वैल्यू होगी वो स्ट्रिक्टली जो है वो छोटी होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए, तभी हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। इस केस में क्या है, 4 जो है वो उससे छोटा नहीं है, तो हमें रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसी तरह 4 जब हम कंपेयर करेंगे लेस देन और इक्वल्स, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ट्रू आएगी। देन हम क्या करेंगे, 3 इक्वल्स 5 - 2। तो 5 - 2 हमारे पास क्या है, 3। तो 3 इक्वल 3, ट्रू। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 3 नॉट इक्वल 5 - 1। 5 - 1 कितना होता है, 4 होता है। 3 नॉट इक्वल 4, तो क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। अब क्या, हम इक्वल चेक नहीं कर रहे, हम नॉट इक्वल चेक कर रहे हैं। तो नॉट इक्वल चेक कर रहे हैं तो वो हमारे पास ट्रू है, दोनों साइड आपस में बराबर नहीं है, तो इट मीन जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी ट्रू। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 3 इक्वल 6/2। तो 6/2 कितना होता है, 3। 3 इक्वल 3, तो ये हमारे पास ट्रू है। एंड पे क्या हमारे पास 10, और वो भी क्या है, स्ट्रिंग की फॉर्म में, 10 < 5। लेकिन हमारे पास जो 10 है वो इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग है। तो क्या हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि हम दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। हमेशा इंटीजर को इंटीजर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, फ्लोट को फ्लोट के साथ, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ। कभी भी स्ट्रिंग को हम इंटीजर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं इनकम इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसे हो सकती है। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन। लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेबल है, राइट साइड पे उसी का फ्लो चार्ट है। हम देखेंगे कि कंडीशन किस तरह हमारे पास होती हैं और उनकी बेस पे डिसीजन किस तरह ले सकते हैं। फ्लो में हम जो है ना कि उसको देखेंगे किस तरह जो है वो कंडीशन काम करती हैं। देन हम इसकी बाद में इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे ताकि जो है हमें आइडिया हो जाए। सबसे पहले क्या है हमारे पास, इफ़ योर स्टेटस इज सिंगल, अगर आप सिंगल हैं और आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो क्या है, एट मोस्ट 32,000 है।
तो आप पे जो टैक्स होगा वो क्या होगा 10%, और अमाउंट क्या होगी 0 पे ऑफ द अमाउंट ओवर 32,000 से ऊपर की जो अमाउंट होगी उस पर जो है वो टैक्स आपका होगा 10%। इसी तरह अगर आपकी जो अमाउंट होगी 32,000, आपकी जो सैलरी है वो 32,000 से ज़्यादा है, तो जो आप पे टैक्स होगा वो 3200 प्लस 25% ऑफ द अमाउंट ओवर 32,000 के ऊपर जो अमाउंट होगी उसका 25% होगा। इसी तरह अगर आपका स्टेटस मैरिड है, आप सिंगल नहीं है, और आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो मैक्सिमम 64,000 है, तो उस पर जो आपका टैक्स होगा वो होगा 10%। और नेक्स्ट क्या, अगर आपकी जो सैलरी है वो है 64,000 से ऊपर, उस केस में जो आपका टैक्स होगा वो होगा फिक्स्ड अमाउंट होगी हमारे पास 6400 प्लस 25% ऑफ 64,000 से जो ऊपर होगी। तो इसी को अगर हम देखें फ्लो चार्ट में, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास सिंगल, या तो बंदा सिंगल होगा या तो नहीं होगा। अगर सिंगल ट्रू है तो उस केस में क्या कंडीशन चेक होगी, इनकम टैक्स लेस देन इक्वल्स 32,000 है या नहीं है। अगर है तो क्या होगा, वो 10% वाली ब्रैकेट में लाया करेगा, और अगर नहीं है इट मीन कि उसकी जो सैलरी है वो 32,000 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो 25% वाली ब्रैकेट में लाया करेगा। इसी तरह मीन के ट्रू था सिंगल, अब फॉल्स की कंडीशन में क्या होगा कि सिंगल नहीं है, इट मीन कि वो मैरिड है। उस केस में क्या होगा, उसकी इनकम चेक होगी, आइदर कि वो इनकम जो है वो उसकी 64,000 से कम है या ज़्यादा है। कम है मीन की कंडीशन क्या है, लेस देन और इक्वल, मीन कि अगर उससे कम या बराबर हुई तो क्या होगा, ट्रू होगा। तो उस केस में क्या होगा, वो 10% वाली ब्रैकेट में लाया करेगा, और अगर ज़्यादा है तो उस केस में वो होगा 25% वाली ब्रैकेट में लाया करेगा। सो अभी हम जो है वो क्विकली समरी देख लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट्स जो है वो हमें क्या अलाउ करती है कि आप प्रोग्राम में जो है वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकें बेस्ड ऑन दी सिनेरियो और नेचर ऑफ डाटा, कि आपने अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करना है तो उसकी बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें जो है वो ब्लॉक जो है वो इंडेंटेड होना लाजमी है। और उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर हमने देखे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो हम जो है कंपेरिजन के लिए यूज़ करते हैं नंबर्स और स्ट्रिंग्स को, इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट्स को भी। अगर जो है डिसीजन स्टेटमेंट जो है वो उसके अंदर जो है वो मल्टीपल ब्रांचेज हों या डिसीजन स्टेटमेंट्स हों, तो वो क्या होगा, उसको हम कहते हैं नेस्टेड। तो नेस्टेड स्टेटमेंट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं मल्टीपल लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर हमने जो डिफरेंट स्टेजेस पे जो है वो डिसीजन लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल या नेस्टेड जो है वो डिसीजन यूज़ करेंगे। मीन के नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करेंगे, उनको हम नेस्टेड डिसीजन भी बोलते हैं या मल्टीपल ब्रांचेस भी बोलते हैं। और उसके अलावा हम जो है मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स कैन बी कंबाइंड टू इवेल्युएट कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन है तो उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। उनको कंबाइन करके हम यूज़ करते हैं तो हमारे जो है वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन को हम उस तरह इवेल्युएट कर सकते हैं।